आज हम भारत की कलात्मक आत्मा की हजारों साल पुरानी कहानी में उतरने वाले हैं, तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब लिखने पढ़ने के लिए शब्द नहीं थे। तब हमारे पूर्वज अपनी कहानियां, अपने सपने, अपने डर आखिर कैसे बयां करते होंगे? इसका जवाब छिपा है कला में। तो चलिए भारत के इतिहास को उसके कैनवस के जरिए ही पढ़ते हैं, गुफाओं की खुरदुरी चट्टानों से लेकर शाही महलों की चमचमाती दीवारों तक। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले कैनवस से, वो सतहें जिन पर इंसान ने पहली बार अपनी छाप छोड़ी थी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं के गहरे अंधेरे में कुछ पहले कलाकारों ने अपनी दुनिया को सीधे पत्थर पर ही उकेर दिया। ये कला का शायद सबसे असली, सबसे कच्चा रूप था। ये पेंटिंग्स एक तरह से उस जमाने की डायरी जैसी हैं। देखिए, यहाँ शिकार के दृश्य हैं, लोग साथ मिलकर नाच रहे हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां, और रंग वो भी सीधे प्रकृति से, गेरू जैसे पत्थर से। उन्होंने सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाई, बल्कि अपने होने का, अपनी पहचान का एक सबूत हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे समय बदला, समाज बने, तो कला भी बदली। अब वो सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं रही, बल्कि पूरे समाज की आस्था का प्रतीक बन गई। और कैनवस भी बदल गया। अब वो कोई निजी गुफा नहीं थी, बल्कि सबके लिए बने मंदिर की विशाल दीवारें थीं। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, एक तरफ भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं, जहां रोज की जिंदगी दिखती है, और दूसरी तरफ अजंता के मंदिर, जहां दीवारों पर देवी देवता और जातक कथाएं जीवंत हो उठती हैं। कैनवस भी बदल गया। कच्चा पत्थर अब प्लास्टर की चिकनी दीवार बन गया, और तकनीक वो भी एडवांस्ड हो गई। फ्रेस्को तकनीक, मतलब गीले प्लास्टर पर पेंटिंग करना, ताकि रंग सदियों तक फीके ना पड़े। तो एक तरह से ये दीवारें उस समय के आम लोगों के लिए पत्थर की बोलती हुई किताबें बन गईं। वो कहानियां जो शायद वो पढ़ नहीं सकते थे, उन्हें अपनी आंखों से देख सकते थे। तो दीवारों से अब कहानी उतरती है हाथ में। चलिए कैनवस के साइज में हुए इस जबरदस्त बदलाव को देखते हैं, विशाल दीवारों से एक ऐसी दुनिया की ओर जिसे मुट्ठी में पकड़ा जा सके। ये सब मुमकिन हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। शुरुआत हुई ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों से, फिर जैसे ही कागज आया, कलाकारों को एक नया कैनवस मिल गया, जिस पर वो और भी बारीक काम कर सकते थे। और देखते ही देखते ये छोटी छोटी कलाकृतियां शाही दरबारों का सबसे कीमती खजाना बन गईं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मिनिएचर शब्द मिनी यानी छोटे से आया होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये शब्द असल में मिनियम से आया है, जो एक तरह का लाल पेंट होता था, जिससे शुरुआती मैन्युस्क्रिप्ट्स में इस्तेमाल करते थे। और हाँ, इसकी एक टेक्निकल परिभाषा भी है। साइज में करीब 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं, और जो भी चीज बनाई जाए वो अपने असली आकार के छठे हिस्से से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस आर्ट फॉर्म को इसके शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मुगल बादशाहों को। कमाल की बात यह है कि हर बादशाह का अपना एक अलग देश था, और उनकी पसंद ने ही उस दौर की कला की पूरी दिशा तय कर दी। इसे ऐसे समझिए, हर बादशाह की अपनी एक छाप थी। अकबर को इतिहास और कहानियों का शौक था, तो उनके समय की पेंटिंग्स में किस्से कहानियां दिखती हैं। जहांगीर, वो तो प्रकृति के दीवाने थे, तो उनके दौर में पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों की पेंटिंग्स खूब बनी। और शाहजहां, भाई उन्हें तो बस शानो शौकत और भव्यता पसंद थी, तो उनकी कला में सोने चांदी की चमक दमक साफ नजर आती है। लेकिन कहानी सिर्फ महलों और बादशाहों की नहीं है। कला तो आम लोगों के बीच भी सांस ले रही थी। तो चलिए अब दरबारों से निकलकर गांव की गलियों में चलते हैं, और उस कैनवस को देखते हैं जो आज भी जिंदा है। शाही महलों की चकाचौंध से बहुत दूर गांवों की मिट्टी में एक अलग ही कला पनप रही थी। और ये सिर्फ सजावट नहीं थी, नहीं, ये तो जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थी, जो शादियों में दीवारों पर उतर आती थी, त्योहारों में रंग भरती थी, और रोजमर्रा के जीवन में घुली मिली थी। चलिए भारत की लोक कला का एक छोटा सा दौरा करते हैं। पहले चलते हैं बिहार, जहां मधुबनी के जटिल और रंगीन पैटर्न्स दीवारों पर बनाए जाते हैं, खासकर शादियों में। फिर महाराष्ट्र, जहां वारली कलाकार बहुत ही सरल रेखाओं से जिंदगी का पूरा चक्र बना देते हैं। और फिर ओडिशा, जहां पट्टचित्र में कपड़े के लंबे लंबे स्क्रोल पर पौराणिक कथाएं जैसे जिंदा हो उठती हैं। भले ही ये कलाएं देखने में अलग अलग हों, पर इन सब की आत्मा एक ही है। इनके रंग प्रकृति से आते हैं, चावल के पेस्ट से, कोयले से, फूलों से।
इनकी कहानियां हमारी जमीन से जुड़ी हैं और ये हुनर ये पीढ़ियों से एक दूसरे को सौंपा जाता है, खास तौर पर माँ से बेटी को। ये कला दिखावे के लिए नहीं बल्कि जिंदगी जीने के लिए है। तो देखिए, जो सफर हजारों साल पहले भीमबेटका की गुफाओं में शुरू हुआ था, वो आज भी भारत के गांवों की दीवारों पर चल रहा है। ये एक ऐसी विरासत है जो कभी टूटी नहीं। और इस विरासत की कीमत सिर्फ संस्कृति की नहीं है। जरा ये आंकड़ा देखिए, हाल ही में अकबर के दौर की सिर्फ एक मिनिएचर पेंटिंग $13.6 मिलियन में नीलाम हुई। ये बताता है कि इस कला की ऐतिहासिक और आज के दौर में कितनी ज्यादा वैल्यू है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि पहला विद्रोही कलाकार होता है, और ये बिल्कुल सच है। ये पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, ये विचार हैं, ये एक नज़रिया है, और कई बार ये समाज में बदलाव की पहली चिंगारी भी साबित हुई हैं। तो हजारों सालों से इन अलग अलग कैनवस ने भारत की कहानी को दुनिया के सामने रखा है। पर अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में हमारा दौर, हमारी पीढ़ी अपनी कला के जरिए कौन सी कहानी दुनिया को सुनाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।